नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। दिन भर की अहम खबरें आपको बताएंगे और साथ ही उन खबरों के मायने भी समझाएंगे। अफसरशाही से नाराज चल रहे बिहार सरकार में मंत्री मदन सहनी के पाला बदलने की अटकलों पर मदन सहनी ने खुद विराम लगा दिया है। मदन सहनी ने साफ कहा कि वो नीतीश कुमार की वजह से ही है और नीतीश कुमार ही उनके नेता हैं और रहेंगे। हम मंत्री नहीं भी रहेंगे फिर भी एक विधायक के रूप में हमारे नेता नीतीश कुमार जी रहेंगे और हमको नहीं लगता है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी को इसमें घसीटना चाहिए। हमको उनसे दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं है और न ही उन्होंने हमसे कोई संपर्क किया है, इसलिए यह सरासर गलत बात है। अफसरशाही का आरोप लगाकर इस्तीफे की पेशकश करने वाले मंत्री मदन सहनी के इस बयान ने उन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया जिसमें मदन सहनी के पाला बदलने के कयास लगाए जा रहे थे। दिल्ली में मंत्री मदन सहनी ने न्यूज 18 के साथ खास बातचीत में साफ कहा कि वो अफसरशाही से जरूर परेशान हैं, लेकिन उनके नेता नीतीश कुमार ही हैं और रहेंगे। हमने उसी दिन स्पष्ट कर दिया था कि हम विभाग के कार्यशैली से, अफसर के कार्यशैली से दुखी होकर के हम इस्तीफा दे रहे हैं, नहीं कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यशैली से दुखी हैं या अपने पार्टी नेतृत्व से दुखी है। हमने उसी दिन स्पष्ट किया था कि हम मंत्री नहीं भी रहेंगे फिर भी एक विधायक के रूप में हमारे नेता नीतीश कुमार जी रहेंगे। उनके द्वारा ही हम लोग को इतना पहचान दिया गया है, इस जगह पर पहुंचाया गया है, तो हम लोग जो है सो एहसान फरामोश नहीं है, हर हाल में हम उनके साथ हैं। हालांकि मदन सहनी ने कहा कि वो अभी भी अफसरशाही के आरोपों और अपने इस्तीफे के फैसले पर कायम है। चूंकि सरकारी जो तंत्र हैं उनकी कार्यशैली सही नहीं है और हम लोग उससे बहुत ज़्यादा आहत हैं और इसलिए इतना कड़ा निर्णय हमने लिया है और उस निर्णय पर हम आज भी कायम हैं। हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम इस्तीफा पर आज भी कायम हैं, बशर्ते कि अगर इंसाफ हो जाता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके हम इस पर जरूर विचार करेंगे। मदन सहनी ने कहा कि पटना लौटते ही वो सीएम से मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे। मदन सहनी को उम्मीद है कि सीएम नीतीश उनकी बात जरूर सुनेंगे और उनकी समस्या का निदान करेंगे। यहाँ से लौटने के बाद हम सबसे पहले अपने नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी से मिलेंगे और सारे घटनाक्रम का हम उनसे को अवगत भी कराएंगे। पूरा भरोसा है, चूँकि सभी की बात को सुनते हैं और सबके साथ इंसाफ करते हैं, तो हम उनके मंत्री परिषद के सदस्य हैं और उनके साथ लगातार हम लोग जो है उनके नेतृत्व में काम किए हैं। तो जब पूरे बिहार के जनता के साथ उनका इंसाफ होता है तो हमको लगता है कि हमारे साथ भी इंसाफ होगा और जो दूध का दूध और पानी का पानी होगा वो करेंगे, जब निश्चित रूप से करेंगे। वहीं मदन सहनी के बयान पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने भी कहा कि थोड़ी बहुत नाराजगी रहती है, लेकिन सरकार स्थिर है और अपना कार्यकाल पूरा करेगी। अपना घर है, कोई नाराज है, अपनी बात मुखिया के सामने कहता है, ऐसी कौन सी बात है? आपका घर में नाराजगी नहीं होती है क्या? देखिए, मैंने स्पष्ट किया आपको कि सरकार यहाँ स्थिर है, चलेगी, लेकिन राजनीति में जो लोग भी और खास करके हमारे पार्टी के जो भी साथी हैं उनकी कुछ परेशानी होती है तो अपनी बात को रखता है, लेकिन सब लोग नीतीश बाबू के नेतृत्व में विश्वास करते हैं और मजबूती के साथ उनके साथ हैं और रहेंगे। फिलहाल मदन सहनी के बयानों से साफ है कि अफसरों की कार्यशैली को लेकर शिकायतों के बावजूद नीतीश के नेतृत्व में पार्टी और सरकार एकजुट है। दिल्ली से अमितेश और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। खबर तो समझिए। दरअसल मंत्री मदन सहनी के इस्तीफे के ऐलान से बिहार में सियासी हलचल तेज हुई। समाज कल्याण मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस्तीफे का ऐलान किया था। मिथिलांचल में ओबीसी का बड़ा चेहरा माने जाते हैं मदन सहनी। मंत्री ने नौकरशाही पर आरोप लगाकर इस्तीफे का ऐलान किया था और मदन सहनी का अधिकारियों से विवाद पहले भी होता रहा है। इस्तीफे की पेशकश के बाद जेडीयू छोड़ने की अटकलें भी लगाई जाने लगी, लेकिन दिल्ली में मदन सहनी ने खुद इन अटकलों पर विराम लगा दिया। मदन सहनी ने माना कि आज जो भी है वो नीतीश कुमार की वजह से हैं। आरोपों और अपने इस्तीफे के फैसले पर जरूर कायम है मदन सहनी। वहीं जेडीयू अध्यक्ष ने भी कहा कि थोड़ी बहुत नाराजगी है जिसे दूर कर लिया जाएगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लिंचिंग करने वाले हिंदू धर्म के खिलाफ हैं, साथ ही लिंचिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है,
चाहे वो किसी भी धर्म के हों। पूजा करने के तरीके के आधार पर लोगों में भेद नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह सिद्ध हो चुका है कि पिछले 40,000 सालों से हम एक ही पूर्वजों के वंशज हैं। उन्होंने कहा कि हम साथ चलते रहे हैं और साथ चल सकते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि खुद को हिंदू ना कहें, भारतीय कहें और सभी मिलकर देश को आगे बढ़ाएं। इसलिए हम कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं, वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहाँ सही है कहाँ गलत है। लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए ठीक से, बिना पार्शियलिटी किए सबका न्याय करना चाहिए और दोषी को सजा होनी चाहिए। हमको उसमें कोई गम नहीं। हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या है? ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। हम सबको मिलकर इस देश को बनाना है। हम हिंदू कहते हैं, आपको नहीं कहना मत कहो, भारतीय कहो, नाम का शब्दों का झगड़ा छोड़ो, भावना समझो। उसके आधार पर इस देश को विश्वगुरु बनाना ये दुनिया की आवश्यकता है, नहीं तो दुनिया नहीं बचेगी। खबर तो समझिए और इस बयान के मायने समझिए। दरअसल भारत की विविधता सबसे बड़ी खासियत है और ये विविधता में एकता की भूमि है, जहां अलग अलग जीवन शैली, अलग अलग धर्म और तरीकों के लोग एक साथ रहते हैं। वो अलग आस्था, धर्म और विश्वास से संबंध रखते हैं और भिन्नताओं के बावजूद भी भाईचारे और मानवता के संबंध के साथ रहते हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों समाज के लोग हजारों साल से साथ में रहते चले आए हैं। साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि देश में सामाजिक एकता के बिना विकास संभव नहीं है और यही वजह है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हम भारतीय खुद को कहें और मिलकर देश का विकास करें। दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट की बात करेंगे। इस मामले की हर रोज परत दर परत सच्चाई सामने आ रही है। अब तक एनआईए की गिरफ्त में 4 आरोपी आ चुके हैं। इनमें से 3 को एनआईए की रिमांड पर भेजा गया है। कल इमरान और नासिर को एनआईए दिल्ली ले गई। वहीं तीसरे आतंकी कफील को आज एनआईए की टीम दिल्ली ले गई। हालांकि मास्टरमाइंड सलीम को बीमार होने के कारण बेऊर जेल में न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आंखों पर चश्मा, हल्की दाढ़ी, चेहरे पर सफेद मास्क, हाथ में झोला और पैंट टी शर्ट पहना ये शख्स दिखने में भले ही साधारण दिख रहा हो, लेकिन साधारण सा दिखने वाला यही वो कफील है जिसने सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस को उड़ाने की साजिश रची थी। दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट मामले में यूपी के कैराना से गिरफ्तार कफील को एनआईए की टीम ने रिमांड पर ले लिया है। 6 दिनों की रिमांड मिलने के बाद एटीएस जवानों की कड़ी सुरक्षा के बीच एनआईए की टीम कफील को लेकर एटीएस दफ्तर पहुंची। इसके बाद उसे पटना एयरपोर्ट लाया गया, जहां से फ्लाइट से उसे दिल्ली ले जाया गया। कफील का जो है रिमांड मिला। देख सकते हैं कि एनआईए के जो अधिकारी हैं एटीएस की कड़ी सुरक्षा के बीच जो है कफील को लेकर के दिल्ली जा रहे हैं। अब कफील से जो पूछताछ है वो दिल्ली में होगी। और इससे पहले अगर हम बात इमरान की कर ले या फिर हम बात जो है दूसरे आतंकी की बात कर ले जो संदिग्ध था जिसकी गिरफ्तारी यहाँ से हुई थी, और इन दोनों को कल एनआईए की टीम जो है इसी तरीके से, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि कफील को लेकर के एनआईए के अधिकारी जो है वो दिल्ली जा रहे हैं, ठीक इसी तरह से एनआईए के अधिकारी जो है वो एटीएस के कड़ी सुरक्षा के बीच लेकर के दिल्ली रवाना हुए थे। कफील से जो है वो पूछताछ होगी, कड़ी पूछताछ होगी और एनआईए के अधिकारी जो है वो एनआईए मुख्यालय में ले जाकर के पूछताछ करेंगे। हालांकि कफील के साथ गिरफ्तार किए गए पूरी साजिश का मास्टरमाइंड सलीम की रिमांड बीमार होने के कारण नहीं मिली और सलीम को बेऊर जेल में ही रखा गया है। कफील से पहले एनआईए की टीम ने 2 आतंकियों इमरान और नासिर को भी दिल्ली ले गई है, जहां उससे एनआईए मुख्यालय में पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में अब तक जो बड़े खुलासे हुए हैं उसके मुताबिक आतंकी नासिर ने ऑनलाइन बम बनाना सीखा था। इकबाल काना ने उसे बम बनाने की तालीम दी थी।
इकबाल ने नासिर को दोनों केमिकल के बीच पेपर रखने को कहा था, लेकिन नासिर ने दोनों केमिकल के बीच हार्ड बोर्ड लगा दिया। हार्ड बोर्ड के चलते दोनों केमिकल नहीं मिल पाए। रामागुंडम और काजीपेट के बीच धमाका करना था। दोनों केमिकल नहीं मिलने के कारण धमाका नहीं हो सका, लेकिन जब पार्सल को जंक्शन पर फेंका गया तब ये बम फट गया। हालांकि अभी भी कई सवाल हैं जिसके जवाब एनआईए को रिमांड के दौरान आरोपियों से तलाशना है, जिससे साजिश की हर परत खुल सके। मसलन सिकंदराबाद से कितने पार्सल कहां-कहां भेजे गए, देश में इस तरह के आतंक के कितने मॉड्यूल हैं, दरभंगा के अलावे ब्लास्ट की कहां-कहां साजिश रची गई, आतंकियों के और कितने साथी साजिश में शामिल थे, इससे पहले कौन-कौन से आतंकी साजिश में शामिल थे, पाकिस्तान में आतंकियों के और कितने आका हैं। पटना से संजय कुमार के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18। खबर तो समझिए। दरअसल अब तक एनआईए की गिरफ्त में दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट से जुड़े हुए 4 आरोपी आ चुके हैं। इनमें 3 आरोपियों को एनआईए ने रिमांड पर ले लिया है। मास्टरमाइंड सलीम फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। अब चारों को एनआईए एक साथ बैठाकर पूछताछ करने की कोशिश करेगी। हालांकि 3 को दिल्ली ले गई है, एक बेऊर जेल में ही है। जाहिर है पूरे मामले पर से पर्दा हटेगा। मामला ये कि हैदराबाद से 15 जून को बम वाला पार्सल भेजा गया और जहां ब्लास्ट होना था वो जगह थी काजीपेट। काजीपेट हैदराबाद से 134 किलोमीटर दूर है, मतलब 2.5 से 3 घंटे में बम को विस्फोट होना था, लेकिन वो बम दरभंगा जाकर फटा। गौरतलब है कि किसी भी बम में 2 चीजें प्रमुख होती हैं, एक ऑक्सीडाइजर और दूसरा फ्यूल। ऑक्सीडाइजर के तौर पर अमोनियम नाइट्रेट या डेटोनेटर उपलब्ध था, वहीं फ्यूल के तौर पर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड था, लेकिन दोनों केमिकल मिल नहीं सके, इसलिए बम काजीपेट में नहीं फटा और एक बड़ी तबाही नहीं हुई। दरभंगा में पार्सल ब्लास्ट हुआ, उसके बाद इस साजिश का पता चल पाया। बिहार में चकबंदी कराने के लिए सरकार की मुहिम एक बार फिर से तेज हो गई है। राज्य सरकार ने आईआईटी रुड़की से करार किया है, जिसके मुताबिक नया ऐप लागू होगा। चक ऐप से न केवल अपराध कम होगा बल्कि जमीन विवाद खत्म करने में भी काफी मदद मिलेगी। हालांकि इन सबके बीच कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे भूमि राजस्व विभाग के लिए बिहार में चकबंदी कराना एक बड़ी चुनौती होगी। बिहार में कानून का राज कायम रखना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहली प्राथमिकता रही है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं कि बिहार में आपराधिक घटनाओं के पीछे एक बड़ी वजह जमीन से जुड़े विवाद होते हैं। ऐसे में राज्य सरकार अब अपनी प्राथमिकताएं तय कर दी है और इन सब के पीछे एक मोबाइल ऐप बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। दरअसल बिहार के भूमि राजस्व सुधार विभाग की ओर से चकबंदी के लिए आईआईटी रुड़की के साथ करार किया गया है, जिसके मुताबिक विशेषज्ञों की टीम खास तौर से तैयार चक ऐप को लॉन्च करेगी। इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने मुहर भी लगा दी है। बड़े बड़े जो प्लॉट है उनका छोटा होना है और जो छोटे छोटे टुकड़े उनको बड़ा करना है। इस संदर्भ में रुड़की से बातें करके और सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जो विभागीय प्रक्रिया है, जो कार्यक्रम है, जो भी काम है, सरकार का जो हम लोग का जो सोच है कि मैक्सिमम हमारा जो भी काम हो सरकार के अधीनस्थ विभाग से हो, जिसमें कि पारदर्शिता रहे, ट्रांसपेरेंट रहे। इस चीज़ के लिए मैंने रुड़की से संपर्क किया और काम की प्रक्रिया को आगे तेज भी किया। बिहार में चकबंदी कानून 1956 में बनाया गया। 1958 में इसके नियम बनाए गए। नियम बनाए जाने के बाद बिहार में 1970 और 71 में चकबंदी पर काम शुरू हुआ। इस दौरान बिहार में 16 जिलों के 180 अंचल में चकबंदी शुरू हुई, जिसमें 28,000 गांव शामिल थे। लेकिन 1992 में चकबंदी को स्थगित कर दिया गया। किसान संघ ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट के आदेश के बाद 1996 में चकबंदी फिर से शुरू हो गई। लेकिन कर्मचारियों की कमी की वजह से कुछ एक जिलों को छोड़कर बिहार के बाकी जिलों में चकबंदी फिर से स्थगित कर दी गई। वो आज तक ठीक से चालू नहीं हो पाया। 2006 में जो भी स्टाफ थे उसमें चकबंदी प्रक्रिया आगे बढ़ी, लेकिन सरकार जो शपथ पत्र दी थी कि अन्य जगहों पर भी हम सरकारी कर्मी और अफसर की नियुक्ति बहाली कर हम चकबंदी चलाएंगे, जो आज तक पूरा नहीं हो गया। इससे चकबंदी का कार्य जो है वो पिछड़ा ही रह गया। बिहार के 17 जिलों में 1970 में जमीन का सर्वे कराया गया था।
जो पूरा नहीं हो पाया था। इसी को देखते हुए जमीन के सर्वे के लिए 2010 और 11 में सरकार ने नई नियमावली भी तैयार की, लेकिन सरकार की मुहिम कर्मचारियों की कमी की भेंट चढ़ गई। शायद इसीलिए बिहार सरकार के भूमि राजस्व मंत्री रामसूरत राय मानते हैं कि जब तक सर्वे का काम पूरा नहीं होता चकबंदी शुरू नहीं की जा सकती। सबसे पहले जरूरी है सर्वे। तो हमारा पूरा फोकस है, जो मेरा 20 जिला में भी कार्य चल रहा था, हमें लगता था कि मैं सक्सेस हो जाऊंगा, लेकिन कोरोना के कारण दोबारा जो ये कोरोना आया, जिससे हमारा काम की गति जो है उसकी कमर टूट गई। लेकिन पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहना चाहूँगा कि चकबंदी तभी सक्सेस होगा जब हमारा सर्वे सक्सेस हो जाएगा। जाहिर तौर पर सरकार की मंशा साफ हो, नई तकनीक के जरिए जमीन विवाद के निपटारे का दावा किया जा रहा हो, लेकिन राजस्व विभाग में कर्मचारियों की कमी चकबंदी अभियान पर असर जरूर डाल सकती है। साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। खबर तो समझिए और समझिए चकबंदी को। दरअसल खेती को टुकड़ों में विभक्त होने से रोकना, छोटे छोटे टुकड़ों को फिर से एक जगह करना, और चकबंदी से किसानों को एक जगह जमीन मिल जाती है। मेड़ों या आरी के कम होने से जमीन बढ़ जाती है। सबसे पहले पंजाब में 1920 में चकबंदी की शुरुआत की गई। बिहार में कई बार इसके लिए प्रयास किए गए और बिहार में चकबंदी कानून 1956 में बनाया गया। एक बार फिर चक बिहार, ये सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, चक बिहार। एक साल में 12,000 गांवों की चकबंदी की तैयारी की गई है इसके जरिए, लेकिन इसके लिए ज्यादा कर्मियों की जरूरत होगी और राजस्व विभाग कर्मियों की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में जरूरी है कि इस प्रयास को सफल बनाने के लिए कर्मियों को बहाल करना होगा। बिहार के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में जिंदगी मुहाल हो चुकी है। कहीं कटाव के कारण घर नदी में समा रहे हैं तो कहीं जलजमाव से जिंदगी बेदम है। सैलाब की सितम की ये तस्वीरें रक्सौल की है, जहां हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मोहल्ले पानी में डूबे हुए हैं। नगर परिषद जाने के लिए पार्षद को ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ रहा है। सरिसवा नदी के उफान पर होने के कारण शहर के आधा दर्जन वार्ड में 4 से 5 फीट पानी भरा है। बेतिया में लगातार हो रही बारिश से परेशानी बढ़ गई है। रेलवे स्टेशन पर रेल कर्मी तंबू में ड्यूटी करने को मजबूर हैं। स्टेशन अधीक्षक ऑफिस से लेकर स्टेशन मास्टर कार्यालय तक के छत से पानी टपक रहा है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान के पूर्वी प्रखंड में भी बाढ़ तबाही मचा रही है। पानी की तेज धार में इंटहर पंचायत के सामोरा गांव में बने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का एक हिस्सा धराशायी हो गया। यदि मुख्य मार्ग जो हमारा है एक गांव से दूसरे गांव जाने का, वो प्लस किसी कारण से चलिए प्रकृति से को हम लोग जो है सो प्रकृति के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, किसी कारण से वो मुख्य मार्ग भी टूट जाता है और उसके बाद भी जो उसका दूसरा रास्ता है उसको यदि नहीं मिला, हाँ, तो अभी तो हॉस्पिटल गिरा है सर, साथ में आंगनबाड़ी है, बगल में स्कूल है। अगर इस तरह का रहा तो कुछ भी हो सकता है, दोनों चीज़ गिर सकता है, आंगनबाड़ी भी गिर सकता है, स्कूल भी गिर सकता है। अररिया के सिकटी प्रखंड के पड़रिया गांव में नूना नदी तबाही मचा रही है। पड़रिया पंचायत के सालगुड़ी में सड़क पर कमर भर पानी बह रहा है। लोग अपनी जान मुश्किल में डालकर पानी की तेज धार को पार करने को मजबूर हैं। सुपौल के निर्मली में तिलयुगा नदी का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। जल जमाव से लोग परेशान हैं। सड़कें झील में तब्दील होने से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। अभी पानी भर गया है, पूरे हम भरा हुआ है, बेकार है, जाने आने में बहुत। घर में पानी है, फिर खाना वगैरह कहाँ पका रहे हैं? क्या करेंगे, ऐसे रहते हैं भूखे, कभी काल ऐसे चूरे तुरे ला के खा लेते हैं। मधुबनी के जयनगर अनुमंडल के बाद अब झंझारपुर अनुमंडल में भी कमला नदी पूरे उफान पर बह रही है। बाढ़ की आशंका को लेकर तटबंध के अंदर बसे परिवार घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं।
न्यूज 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा, दरभंगा से विपिन कुमार दास, अररिया से सतीश कुमार मिश्रा, सुपौल से अमित कुमार झा के साथ मधुबनी से अमित रंजन की रिपोर्ट। लगभग 3000 नाव बिहार सरकार के राजस्व को 350 करोड़ से भी ज्यादा की चपत लगा सकती है। चौंकिए नहीं, ये सच है। और कैसे हो रही है नाव के सहारे राजस्व का नुकसान और क्या है नाव का खेल, देखिए न्यूज 18 की इस खास रिपोर्ट में। देखने में भले ही ये साधारण नाव लग रहा हो, लेकिन जैसे इस नाव में पीला सोना लादा जाता है, वैसे ही ये नाव लाखों का हो जाता है। गंगा से लेकर सोन नदी तक कई नाव पर बालू की मोटी चादर बिछी रहती है, जिस पर लोग सवार रहते हैं। नाव पर बकायदा भोजन और राशन के सामान लदे रहते हैं। नाव पर ही नाविकों की रात और दिन कटते हैं और इन्हीं नाव के जरिए रोजाना हजारों टन बालू की निकासी होती है, जिसका कोई भी राजस्व सरकार को नहीं दिया जाता है। ये हाल तब है जब एनजीटी और बिहार राज्य खनन नीति के तहत बालू खनन पर 30 जून से 30 सितंबर तक बाढ़ के 3 महीनों में रोक लगी रहती है। लेकिन यहाँ तो बालू माफिया का अवैध खेल धड़ल्ले से जारी है, वो भी छपरा से लेकर पटना तक। एक अनुमान के मुताबिक गंगा और सोन नदी में लगभग 3000 के आसपास की संख्या में नाव मौजूद होते हैं, जिनका उपयोग बालू खनन में ही होता है। 1 फीट बालू के सरकारी चालान की कीमत लगभग 800 रुपए है। एक ट्रक में औसतन 5 फीट बालू लोड रहता है, मतलब एक ट्रक पर लगभग 4000 रुपए का बालू लोड होता है। वहीं बात एक नाव की करें तो एक बड़े नाव पर लगभग 10 ट्रक बालू आता है, यानी प्रत्येक नाव से 40,000 रुपए के बालू की अवैध ढुलाई की जाती है। अगर ऐसी 3000 नावें रोजाना चलती हैं, तो तकरीबन 12 करोड़ रुपए का अवैध खनन रोजाना होता है। और यदि इसे महीने में जोड़ दें, तो हर महीने सरकार को लगभग 360 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। अवैध बालू खनन में पकड़े जाने पर 25 गुना जुर्माने के साथ 2 साल जेल की सजा का प्रावधान भी किया गया है। बावजूद इसके बालू का धंधा प्रशासन की नाक के नीचे जारी है। न्यूज 18 ने जब मामले की खबर बिहार के खनन मंत्री को दी, तो उन्होंने इसे गंभीर मानते हुए कड़ी कार्रवाई की बात कही। कल का ही कैबिनेट में आया है कानून कि ऐसे अवैध करने वाले लोगों को खैर नहीं है, कई गुना वृद्धि करके उनसे वसूली की जाएगी। सोन नदी हो या कुछ ऐसे अवैध जो काम करने वाले कारोबारी लोग हैं, उनके ऊपर सरकार पैनी नज़र रखी हुई है और गिरफ्तारियां भी हो रही है, संपत्ति भी जब्त कराई जा रही है। तो सरकार कहीं भी उनको बख्शने नहीं जा रही। सरकार चाहे जो दावे कर ले, लेकिन इसके पहले भी कई कड़े नियम और कानून बनाए जा चुके हैं। बावजूद इसके अवैध बालू खनन पर रोक नहीं लगाई जा सकी है। आगे भी इसे रोका जा सकेगा, इस पर कैसे एतबार किया जाए। फिलहाल इन दावों ने तो बिहार सरकार के राजस्व को बड़ा नुकसान तो पहुंचा ही दिया है। न्यूज 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार के साथ पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।